आज की कहानी है छोटा सा घर। ट्रेन तेज गति से दौड़ी चली जा रही थी। सहसा गोमती बुआ ने वृद्ध सोमनाथ को कंधे से झकझोरा। बुआ जी, सुषमा पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नजर नहीं आ रही। सोमनाथ ने हाथ ऊंचा करके स्विच दबाया तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। फिर वे आंखें मिचमिचाते हुए बोले, आधी रात को नींद क्यों खराब कर दी? क्या मुसीबत आन पड़ी है? अरे सुषमा ना जाने कहाँ चली गई। टॉयलेट की ओर जाकर देखो, यहीं कहीं होगी। चलती ट्रेन से कूद थोड़े ही जाएगी। अरे बाबा, डब्बे के दोनों तरफ के शौचालयों में जाकर देख आई हूँ, वह कहीं भी नहीं है। बुआ की ऊंची आवाज सुनकर अन्य महिलाएं भी उठ बैठी। सुषमा अचानक संभालते हुए खांसने लगी। देवकी ने आंखें मलते हुए बुआ की ओर देखा और बोली, लाइट क्यों जला दी? अरे तुम्हें नींद नहीं आती, लेकिन दूसरों को तो चैन से सोने दिया करो। मूर्ख औरत, सुषमा का कोई अता पता नहीं है। क्या सचमुच सुषमा गायब हो गई है? चप्पल ढूंढते हुए कैलाशो बोली, कहीं उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली? बुआ ने उसे जोर से डांटा, खामोश रह, जो मुंह में आता है बके चली जा रही है। फिर वे सोमनाथ की ओर मुड़ी। बाबूजी, अब क्या किया जाए? छोटे महाराज को क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देना है? वह इसी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं। अभी मोबाइल से बात करता हूँ। सोमनाथ ने छोटे महाराज का नंबर मिलाया तो उनकी आवाज सुनाई दी, अरे बाबा, काहे नींद में खलल डालते हो? महाराज, बहुत बुरी खबर है। सुषमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बुआ हर तरफ उसे देख आई हैं। रात को आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? जी, रात 9 बजे के लगभग। ग्वालियर स्टेशन आने पर सभी ने खाना खाया और फिर अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। आपको मालूम ही है, नींद की गोली लिए बिना मुझे नींद नहीं आती। सो गोली गटकते ही आंखें मूंदने लगी। अभी बुआ ने जगाया तो आंख खुली। छोटे महाराज बरस पड़े। लापरवाही की भी हद होती है। बुआ के साथ साथ तुम्हें भी कई बार समझाया था कि सुषमा पर कड़ी नजर रखा करो, लेकिन तुम सब कहीं हरिद्वार में किसी के संग उसका इश्क का कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा था? मुझे तो शक हो रहा है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन बुआ से बात कीजिए। बुआ फोन पकड़ते ही खुशामदी लहजे में बोली, पाए लागू महाराज। मथुरा की नानी, यह तो कमाल हो गया। आखिर वे चिड़िया उड़ ही गई। मुझे पहले ही शक था। उसकी खामोशी हमें कभी कभी दुविधा में डाल देती थी। खैर, अब उज्जैन पहुंचकर ही कुछ सोचेंगे। बुआ ने मोबाइल सोमनाथ की ओर बढ़ाया तो वे पूछे बिना ना रह सके। क्या बोले? अरे कुछ नहीं, अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। हम हमेशा सुषमा की जासूसी करते रहे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब क्या चलती ट्रेन से हम भी उसके साथ बाहर कूद जाते। ना जाने उस बेचारी के मन में क्या समाया होगा। थोड़ी देर में सोमनाथ ने बत्ती बुझा दी, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बीते दिनों की कई स्याह सफेद घटनाएं रह रह कर उन्हें उद्वेलित कर रही थीं। लगभग 5-6 साल पहले पारिवारिक कलह से तंग आकर सोमनाथ हरिद्वार के एक आश्रम में आए थे। उसके 3-4 माह बाद ही दिल्ली के किसी अनाथ आश्रम से 11-12 साल के 4 लड़के और एक लड़की को लेकर एक अंधेड़ उम्र का व्यक्ति आश्रम में आया था। तब सोमनाथ के सुनने में आया था कि बदले में उस व्यक्ति को अच्छी खासी रकम दी गई थी। आश्रम की व्यवस्था के लिए जो भी कर्मचारी रखे जाते थे, वे कम वेतन और घटिया भोजन के कारण शीघ्र ही भाग खड़े होते थे। इसलिए दिल्ली से इन 5 मासूम बच्चों को बुलाया गया था।
शुरू शुरू में इस आश्रम में बच्चों का मन लग गया था, पर शीघ्र ही हाड़ तोड़ मेहनत करने के कारण वे कमजोर और बीमार से होते गए। आश्रम के पुराने खुशामदी लोग जहाँ मक्खन मलाई खाते थे, वहीं इन बच्चों को रूखा सूखा बासी भोजन ही खाने को मिलता। कुछ माह बाद ही चारों लड़के तो आसपास के आश्रमों में चले गए, पर बेचारी सुषमा उनके साथ जाने की हिम्मत न संजो सकी। बड़े महाराज ने तब बुआ को सख्त हिदायत दी थी कि इस बच्ची का खास ख्याल रखा जाए। बुआ सुषमा का खास ध्यान तो रखती थी, पर वे बेहद चतुर, स्वार्थी और छोटे महाराज, जो कि बड़े महाराज के भतीजे थे और भविष्य में आश्रम की गद्दी संभालने वाले थे, की खास मखास थी। बुआ पूरे आश्रम की जासूसी करती थी, इसलिए सभी उन्हें मथुरा कहकर पुकारते थे। 18 वर्षीय सुषमा का यौवन अब पूरे निखार पर था। हर कोई उसे ललचाई नजरों से घूरता रहता, पर कुछ कहने की हिम्मत किसी में न थी, क्योंकि सभी जानते थे कि छोटे महाराज सुषमा पर फिदा हैं और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहते हैं। बुआ सुषमा को किसी न किसी बहाने से छोटे महाराज के कक्ष में भेजती रहती थी। पिछले साल दिल्ली से बड़े महाराज के किसी शिष्य का पत्र लेकर नवीन नामक नौजवान हरिद्वार घूमने आया था। प्रातः जब दोनों महाराज 3-4 विषयों के साथ सैर करने निकल जाते, तो सोमनाथ और सुषमा बगीचे में जाकर फूल तोड़ने लगते। 2-3 दिनों में ही नवीन ने सोमनाथ से घनिष्ठता कायम कर ली थी। वह भी अब फूल तोड़ने में उन दोनों की सहायता करने लगा। 28-30 साल का सौम्य, शिष्ट व सुदर्शन नौजवान नवीन पहले दिन से ही सुषमा के प्रति आकर्षण महसूस करने लगा था। सुषमा भी उसे चाहने लगी थी। उन दोनों को करीब लाने में सोमनाथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। सोमनाथ ने सुषमा को नवीन की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कानपुर में उसका अपना मकान है, उसकी शादी हुई थी, लेकिन 1.5 वर्ष बाद बेटे को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। घर में माँ और छोटा भाई है। एक बड़ी बहन शादीशुदा है। नवीन कानपुर की एक फैक्ट्री के मार्केटिंग विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। उसे 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इन दिनों वह फैक्ट्री के काम से ज़्यादातर दिल्ली में ही अपने शाखा कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर रहता है। पहला सप्ताह गुजरने के बाद जब नवीन ने वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया, तो ऐसा सहयोग बना कि छोटे महाराज को कुछ दिनों के लिए वृंदावन के आश्रम में जाना पड़ा। उनके जाने के बाद सोमनाथ ने नवीन को 3-4 दिन और रुकने के लिए कहा, तो वह सहज उनकी बात मान गया। एक दिन बाग में फूल तोड़ते समय सोमनाथ ने विस्तार से सारी बातें सुषमा को कह डाली। बेटी, तुम हमेशा से कहती हो ना कि घर का जीवन कैसा होता है, यह मैंने कभी नहीं जाना है। क्या इस जन्म में किसी जाने अनजाने शहर में कोई एक घर मेरे लिए भी बना होगा? क्या मैं सारा जीवन आश्रम, मंदिर या मठ में व्यतीत करने को विवश होती रहूंगी? बेटी, मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, लेकिन हालात के हाथों विवश हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब कुदरत ने शायद नवीन के रूप में तुम्हारे लिए एक उमंग भरा पैगाम भेजा है। तुम्हें वह मन प्राण से चाहने लगा है। वह विदुर है, एक छोटा सा बेटा है, उसका छोटा परिवार है, वेतन भी ठीक है। अगर साहस से काम लो तो तुम उस घर, उस परिवार की मालकिन बन सकती हो। बचपन से अपने मन में पल रहे सवनप को
साकार कर सकती हो, लेकिन मैं नवीन की कही बातों की सच्चाई जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा, तब तक इस बारे में आगे बता नहीं पाऊँगा। वह कल दिल्ली लौट जाएगा, फिर वहाँ से अगले सप्ताह कानपुर जाएगा। इस बारे में मेरी उससे बातचीत हो चुकी है। 3-4 दिन बाद मैं भी दिल्ली चला जाऊँगा। फिर उसके बाद कानपुर जाकर उसका घर देखकर ही कुछ निर्णय लूँगा। यहाँ आश्रम में तो तुम्हें छोटे महाराज की रखेल बनकर ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, परंतु अपने घर, रिश्तों की गर्मी और मातृत्व सुख से तुम हमेशा वंचित ही रहोगी। नहीं बाबा, मैं इन आश्रमों के उदास, सूने और पाखंडी जीवन से अब तंग आ चुकी हूँ। अगले दिन नवीन दिल्ली लौट गया। उनके 3-4 दिन बाद सोमनाथ भी चले गए, क्योंकि कानपुर जाने का कार्यक्रम पहले ही नवीन से तय हो चुका था। 1 सप्ताह बाद सोमनाथ लौट आए। अगले दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उन्होंने मुस्कुराते हुए सुषमा से कहा, बिटिया बधाई हो। जैसे मैंने अनुमान लगाया था, उससे कहीं बढ़कर देखा सुना सचमुच प्रकृति ने धरती के किसी कोने में एक सुखद सुंदर छोटा सा घर तुम्हारे लिए सुरक्षित रख छोड़ा है। बाबा, अब जैसा आप उचित समझें, मुझे अब स्वीकार है। आप ही मेरे हितैषी, संरक्षक और माता पिता हैं। तब तो ठीक है। लगभग 2 माह बाद ही छोटे महाराज, बुआ और इस आश्रम की 5-6 महिलाओं के साथ हम दोनों को भी हर वर्ष की भांति उज्जैन के अपने आश्रम में वार्षिक भंडारे पर जाना है। इस बारे में नवीन से मेरी बात हो चुकी है। इस बारे में नवीन ने खुद ही सारी योजना तैयार की है। यहाँ से उज्जैन जाते समय रात्रि 10 बजे के लगभग ट्रेन झांसी पहुँचेगी। छोटे महाराज अपने 3 शिष्यों के साथ प्रथम श्रेणी के एसी डब्बे में यात्रा कर रहे होंगे। शेष हम लोग दूसरे दर्जे के शयनयान में सफ़र करेंगे। तुम्हें झांसी स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ नवीन अपने 3-4 मित्रों के संग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नवीन की बुआ का बेटा वही झांसी में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। अगर कोई अड़चन आ गई तो वह सब संभाल लेगा। क्या आप मेरे साथ झांसी स्टेशन पर नहीं उतरेंगे? सुषमा ने सख्ती नज़रों से उनकी ओर देखा। नहीं, ऐसा करने पर छोटे महाराज को पूरा शक हो जाएगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ। वह दुष्ट ही नहीं, लाचार भी है। वैसे तुम जानती ही हो कि बुआ छोटे महाराज की जासूस है। अगर कहीं उसने हम दोनों को ट्रेन से उतरते देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम घबराओ मत। चंदन आश्रम में रह रहा राजू तुम्हारा मुँह बोला भाई है। उस पर तो तुम्हें पूरा विश्वास है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह तो मुझसे बहुत स्नेह करता है। कल शाम में राजू से मिला था। मैंने उसे पूरी योजना के बारे में विस्तार से समझा दिया है। तुम्हारी शादी की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न था। वह हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है। वह भी हमारे साथ उसी ट्रेन के किसी अन्य डिब्बे में यात्रा करेगा। झांसी स्टेशन पे तुम अकेली नहीं, राजू भी तुम्हारे साथ ट्रेन से उतर जाएगा। मैं तुम दोनों को कुछ धनराशि भी दे दूंगा। यात्रा के दौरान मोबाइल पर नवीन से मेरा लगातार संपर्क बना रहेगा। राजू 3-4 दिन तक तुम्हारे ससुराल में ही रहेगा। तब तक मैं भी किसी बहाने से उज्जैन से कानपुर पहुंच जाऊंगा। बस अब सिर्फ 2 माह और इंतजार करना होगा। चलो, अब काफ़ी फूल तोड़ लिए हैं। बस एक होशियारी करना कि इस दौरान भूल कर भी बुआ अथवा छोटे महाराज को नाराज मत करना। फिर तो 2 माह मानो पंख लगाकर उड़ते नजर आने लगे।
सुषमा अब हर समय बुआ और छोटे महाराज की सेवा में जुटी रहती, हमेशा उन दोनों की जी हुजूरी करती रहती। छोटे महाराज अब दिलो जान से सुषमा पर न्यौछावर होते चले जा रहे थे। उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी फौरन पूरी की जाती। निश्चित तिथि को जब 8-10 लोग उज्जैन जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे तो छोटे महाराज को तनिक भी भनक न लगी कि सुषमा और सोमनाथ के दिलो दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आधी रात को लगभग 12:30 बजे बीना जंक्शन पर सोमनाथ ने जब छोटे महाराज को सुषमा के गायब होने की सूचना दी तो उन्होंने उसे और बुआ को फटकारने के बाद अपने शिष्य दीपक से खीन स्वर में कहा, यार सुषमा तो बहुत चतुर निकली। हम तो समझ रहे थे कि चिड़िया खुद ब खुद हमारे बिछाए जाल में फंसती चली जा रही है, लेकिन वह तो जाल काट कर ऊंची उड़ान भरती हुई किसी अदृश्य आकाश में खो गई। लेकिन इस योजना में उसका कोई न कोई साथी तो अवश्य ही रहा होगा। दीपक ने कुरेदा तो महाराज खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए बोले, मुझे तो सोमनाथ और बुआ दोनों पर ही शक हो रहा है, पर एक बार आश्रम की गद्दी मिलने दो, हसीनाओं की तो कतार लग जाएगी। उज्जैन पहुंचने पर शाम के समय बाजार के चक्कर लगाते हुए सोमनाथ ने जब नवीन के मोबाइल का नंबर मिलाया तो उसने बताया कि रात को वह लोग झांसी में अपनी बुआ के घर पर ही रुक गए थे और सुबह 5 बजे टैक्सी से कानपुर के लिए चल दिए। नवीन ने राजू और सुषमा से भी सोमनाथ की बात करवाई। सोमनाथ को अब धीरज बंधा। निर्धारित योजना के अनुसार तीसरे दिन छोटे महाराज के पास सोमनाथ के बड़े बेटे का फोन आया कि कोर्ट में जमीन संबंधी केस में गवाही देने के लिए सोमनाथ का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अंत अगले दिन प्रातः ही सोमनाथ आश्रम से निकल पड़े, परंतु वह दिल्ली नहीं बल्कि कानपुर की यात्रा के लिए स्टेशन से रवाना हुए। कानपुर में नवीन के घर पहुंचने पर जब सोमनाथ ने चहकती हुई सुषमा को दुल्हन के रूप में देखा तो बस देखते ही रह गए। फिर सुषमा की पीठ थपथपाते हुए होले से मुस्कुराए और बोले, मेरी बिटिया दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर दिखाई देगी ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी ना था। सदा सुखी रहो बेटा। नवीन, मेरी बेटी की झोली खुशियों से भर देना। बाबा आप निश्चित रहें, यह मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है। सुषमा की सास या नवीन की माँ ने कहा, बाबा अब 5-6 माह तक मैं दिल्ली कार्यालय में ही ड्यूटी बजाऊंगा। नवीन की बात सुनते ही सोमनाथ बहुत प्रसन्न हुए। वाह, फिर तो हमारी बिटिया हमारी ही मेहमान बनकर रहेगी। फिर वे राजू की तरफ देखते हुए बोले, बेटे अपनी बहन को मंजिल तक पहुंचाने में तुमने जो सहयोग दिया उसे मैं और सुषमा सदैव याद रखेंगे। चलो अब कल ही अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। जय श्री राधे।